एक समय की बात है। लक्ष्मीपुर के जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उसके बीच रंगीला नाम का एक बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वह जहां रहता था वहां अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी बीमारी की खबर पूरा जंगल में फैल गई थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर थोड़ा आगे आया और उसने देखा कि दो हिरण उनके इलाके में आ गए थे। वह उनके बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रही थी। उन्होंने जब रंगीला को देखी तो मुस्कुराने लगी। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम लोग तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना और अपनी ख्याल रखना। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपनी घर के तरफ चला गया और इधर दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके के हरे हरे घास खाने लगी। हमने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत खुश हो गई। अभी पेट भरकर खा लेता हूँ, फिर कल रंगीला से मिलने के बहाने आ जाऊंगा। हमें रंगीला से क्या काम, हमें तो यह हरियाली खींच लाई है। चलो, हम फिर कल आएंगे रंगीला से मिलने के बहाने। जब दोनों हिरण का पेट भर गया तब वह वहां से चले गए और अपने इलाके में जाकर वह रंगीला के इलाके के हरे हरे घास के बारे में तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखे घास खाकर पड़े हो, वहां जाओ रंगीला के दरबार में। रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भर के हरे हरे घास खाओ। बहुत अच्छा है रंगीला, उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहे हैं। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा ही नेक हिरन है। उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वहां बहुत सारे हिरण की टोली बन गई। वह सब रंगीला के पास पहुंच गए और रंगीला का हालचाल पूछने लगे। पहले तो रंगीला को इस बात की बहुत खुशी हुई कि कितने सारे लोग इनके हालचाल पूछने आ गए, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर रंगीला का सर चकरा गया। सारे हिरण उनके इलाके के घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने में जुट गए। अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके के सभी घास खत्म हो जाएंगे, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके थोड़ा देर बाद ही उनका मित्र भालू वहां आ गया। उसके आने में देर हो गया था। माफ करना दोस्त, मुझे आने में देर हो गई है। तुम्हारे लिए औषधि लाने बहुत दूर चला गया था। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई। ये जड़ी बूटी तुम जल्दी खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे दोस्त। रंगीला ने वह औषधि खाई और कुछ देर बाद ही उसे आराम मिलने लगा। उसका दोस्त भालू उनके साथ ही रुका रहा और 2 दिन के बाद रंगीला का तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उनके खाने के लिए न कोई घास बचा था, न कोई फल बची थी। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर यहाँ सब दोस्ती दिखावा का ही करते हैं। सब अपने फायदे की सोचता है। तुम चिंता मत करो,
हम दोनों मिलकर यहाँ फिर से अपना गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाला मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू नदी के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारी जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था जहां बहुत कम जानवर थी। एक दिन बड़ी जंगल का छोटा खरगोश सरयू नदी के पास आकर पानी पी रहा होता है। तभी नदी के दूसरी ओर खड़ा एक बाघ उसे देख रहा होता है। यह खरगोश आज मेरा भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचा भी नहीं है। क्यों न मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जाकर शिकार करूं। और वैसे भी वह जंगल बहुत बड़ा है और वहां का शेर भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे शेर मर क्यों नहीं जाते। बाघ खरगोश को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर बाघ को आता देख खरगोश वहां से भागने लगता है, पर तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे खरगोश, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई। मैं तो बस तुमसे बात करने आ रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल का शेर सिंह के बारे में बात करना है। मैंने सुना है कि वह तुम्हारा बहुत चिंता करता रहता है। खरगोश समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए खरगोश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। परंतु खरगोश बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसका शिकार कर लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों न मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार किया करूं। बाघ अभी इसी जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है। इस तरह से जंगल में जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, तुमने सांप के अंडे के साथ जो हरकत की थी, जिसके लिए तुम्हें शेर सिंह ने सजा दी थी, इसके लिए तुम जंगल से भाग नहीं सकती। लेकिन मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं तो अपनी सहेली से मिलने उस जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि तुम मौके देखकर भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भैया, मैं शेर सिंह की हुक्म का पालन कर रही हूँ, लेकिन तुम अपना ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हो। क्यों? तुमको क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस वक्त तुम्हें जंगल में हमारी जानवर पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जंगल की जानवर कम हो रहे हैं। सुना है जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ, ये तू जान ले। मैं तेरे बातों में नहीं आने वाला। याद रखना, अगर आज तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं करोगे तो तुम भी किसी दिन कोई शिकारी जानवर का शिकार बन जाओगे। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाकर रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं, इसीलिए वह हाथी की शर्त मानकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हाथी जंगल की निगरानी करने लगता है। तब दिखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब है। इस चिंता में कई खरगोश आपस में बात भी कर रहे होते। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात का फरियाद हमें शेर सिंह को करनी चाहिए। तभी खरगोश की बात सुनकर हाथी उनके पास आता है। क्या हुआ है भाई? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो? मुझे भी बताओ। हाथी भैया, तुम शेर सिंह के सेनापति हो। क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई,
तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा ड्यूटी है। बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? हाथी भैया, कुछ दिन से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपनी जंगल की फिक्र है तो हमारी साथी खरगोश को ढूंढ के लेके आइए। क्या तुम्हें किसी पे शक है? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं वह सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस नहीं आए हैं। और वह लोग गायब कितने दिन से हो रहे हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके खरगोश गायब हो रहे हैं हाथी भैया। खरगोश की बात सुनकर अब हाथी को भी लोमड़ी की बात पर यकीन हो जाता है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। हाथी वहाँ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ 2 बकरी आती है। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे बकरियां, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? हाथी भैया, अच्छा ही हुआ जो आप हमें यहीं मिल गए। हम शेर सिंह के पास शिकायत करने जा रही थी। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ, आखिर तुम लोगों का क्या तकलीफ है? हाथी भैया, कुछ दिन पहले कुछ खरगोश जंगल से गायब हुए थे और अब बकरियां भी गायब हो रहे हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस आया। पूरा जंगल इसी बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वह सभी मीटिंग के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें शेर सिंह को बताते हैं, जिस पर शेर सिंह अपनी जंगल की जानवरों से कहता है, आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम किसका है और कौन हमारे जंगल का जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे शेर सिंह? आप लोगों से हमारी यह विनती है कि आप लोग जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। जिसको भी पानी पीना है वह इसी जंगल का तालाब का पानी पिएगा। महाराज, आपका ये हुक्म हमें कब तक पालन करना होगा? एक बार बस मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, उसके बाद आप लोग जंगल से बाहर जाकर भी पानी पी सकते हो। सभी जानवर शेर सिंह की बात मान जाता है और जंगल से बाहर जाना बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाती है और जंगल से कोई भी जानवर गायब नहीं होता। उधर शिकार नहीं मिलने पर अब बाघ परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर है, तो फिर यह कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? 2 दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब शिकार करने के लिए नदी का किनारा छोड़ जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं, इस जंगल में सभी जानवर आखिर गायब कहाँ हो गए हैं। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचते हैं इस जंगल के जानवर। इतना बोलकर बाघ छुपकर जंगल के अंदर घुस जाता, जहां वह देखता है एक बकरी घास खा रही होती है। उस बकरी को घास खाता देख बाघ पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। ये सब एक दूसरी बकरी देखती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। अभी मैं जाकर शेर सिंह को बताती हूँ। फिर बकरी सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर सिंह के पास पहुंचती है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का बाघ घुस आया है और वही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। महाराज, वह बहुत तेज और बहुत दुष्ट शिकारी है। उसने हमारे सामने ही हमारे साथी को मार डाला, जो मैंने अपने आंखों से देख के आया हूँ। महाराज, अब आप कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमारे प्रजाति खत्म हो जाएंगी। महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर शेर थोड़ी देर सोचकर बोला, लोमड़ी कहाँ है? महाराज, वो नदी के उस पार वाले जंगल में गई है। शेर सिंह लोमड़ी के मदद से बाघ को पकड़ने का मन ही मन प्लान करके बोला, देखो, इस जंगल का जानवरों का रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है और मैं आप लोगों की रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप सबको करना होगा। हाँ, हम सब तैयार हैं महाराज। तो सुनो, आप लोगों में से कोई भी उस नदी के किनारे नहीं जाएगा और जब वह शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तब वह जंगल के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाएगा
और वो जब जंगल के अंदर आ जाएगा तब मैं जंगल के किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। फिर जैसे ही वह मेरे भेजे हुए जानवर का शिकार करने जाएगा, हम सब उस पर हमला बोल देंगे। मतलब हम में से किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? वह तुम्हें कल पता चल जाएगा। शेर सिंह अपने गुप्तचरों द्वारा लोमड़ी को संदेश भिजवाकर उसे वापस बुलाता है। आपने मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया महाराज? लोमड़ी, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो सुनो। लोमड़ी की हाँ करती ही शेर सिंह ने बाघ को पकड़ने का प्लान उसे बता दिया। महाराज, जब बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? मैं शेर हूँ, कोई नेता नहीं जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन प्लान के अनुसार लोमड़ी नदी के किनारे जाता है। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भरकर खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। लोमड़ी डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, टाइम पर शेर सिंह को भेज देना। कैसी हो लोमड़ी? मैं ठीक हूँ बाघ भाई। अभी तो तुम ठीक हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक नहीं रहोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी भूखा हूँ, और जब मैं भूखा होता हूँ तो किसी का भी शिकार कर लेता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही बाघ लोमड़ी की तरफ जाता है, वो शेर सिंह के जाल में फंस जाता है और वहां सारी जानवर आ जाता है। बाघ, तू शिकार के लालच में मेरे चंगुल में फंस गया है। अब तेरी कहानी खत्म। तुमने मुझे धोखा दिया शेर सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरा तो तूने सुना ही होगा। बाघ, तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए मुझे तुम्हें भी धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। तूने हमारे जनता पर अत्याचार किया है, अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। साथियों, अपना बदला ले लो। शेर सिंह की आज्ञा मिलते ही सारे जानवर उस बाघ पर टूट पड़ता है। इस तरह से शेर सिंह अपने चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है, जैसी करनी